Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर दशाओं पे बात करेंगे और ये हमारी 11th वीडियो है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली को स्टडी करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस तरीके से आप प्रेडिक्शंस पे काम करें। तो आज की वीडियो दशाओं पे है, दशाओं को लेके ये सेकंड वीडियो है। मेरे ख्याल से हम इसके बाद इस सीरीज को विराम देंगे और टोटल इस सीरीज की 11 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने चार्ट को एनालाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको ये पता लग जाएगी कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है और जब आप उन चीज़ों पे नज़र जाती है तो ज़रूर यानी कि कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। तो हम आपको आज ये बताना चाहेंगे कि जो अंतर्दशा होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अंतर्दशा करीब करीब 5-6 महीने से लेके और 2.5-3 साल तक रहती है, डिपेंडिंग ऑन दी पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। और इस अंतर्दशा में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं लाइफ में। तो आपने ये ध्यान से देखना है कि जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है वो योग कारक है या मारक है। अगर मान लिया वो योग कारक प्लैनेट है, हम एक एग्जाम्पल लेके यहां बात करेंगे। अगर सपोज शनि योग कारक 9th हाउस में बैठा हुआ है, टॉरस लगन में, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ राहु भी बैठा हुआ है। अब ये योग कारक प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है तो। लेकिन शनि की दृष्टि आपने देखनी है कि किस किस जगह है। शनि की तीसरी दृष्टि 11वें स्थान पे है। सपोज 11वें स्थान पे मंगल बैठा हुआ है जो कि टॉरस असेंडेंट में उसकी पत्नी का मालिक है, यानी कि पत्नी का लॉर्ड है। तो शनि की मंगल पे दृष्टि मंगल को डैमेज करेगी और शनि की जब अंतर्दशा चलेगी तो आपके फादर की तरफ से आपकी पत्नी को परेशानी हो सकती है। आपके साथ आपकी पत्नी के रिलेशनशिप आपके फादर की वजह से खराब हो सकते हैं। आपकी पत्नी को कोई बीमारी भी लग सकती है और आपकी पत्नी के साथ छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अब योग कारक प्लैनेट है और इतने बुरे फल। तो देखिए, जब भी शनि आपको तो अच्छे फल देने के लिए तैयार है, लेकिन मंगल का वो दुश्मन है, मंगल का एनिमी है। मंगल को जहां भी शनि देखेगा वहां उसे डैमेज करेगा, मारेगा। और ऐसे ही मंगल जहां भी शनि को देखेगा शनि को डैमेज करेगा। ये बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं। और यहां हम दूसरा एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी। तीसरे घर में सपोज सूर्य बैठा हुआ है तो शनि सूर्य को डैमेज करेगा क्योंकि सूर्य का दुश्मन है शनि। अब आपकी अंतर्दशा भाग्य की चल रही है, शनि योग कारक है। आपके भाग्य में कुछ ना कुछ तो वो देगा, लेकिन आपके रिश्तों को खराब करेगा। क्योंकि अगर उसकी मंगल पे दृष्टि आ गई तो मंगल वाइफ के घर का लॉर्ड है, उसे डैमेज करेगा। फादर सूर्य पे दृष्टि आ गई तो सूर्य आपका पिता है या चौथे घर का मालिक है, आपकी मदर के घर का मालिक है, सुखों के घर का मालिक है, उसको डैमेज करेगा। अगर शनि ने मंगल को मारा तो आपकी वाइफ पीड़ित रहेगी, परेशान रहेगी। आपके फादर के किसी भी दुर्व्यवहार की वजह से, उनकी नेचर की वजह से, उनकी डिक्टेटरशिप की वजह से, और कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप भी अफेक्ट होगी। और सूर्य क्या है? सूर्य पिता है। अब शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे जब भी पड़ती है तो सूर्य को डैमेज करता है शनि। और शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि बिकम्स
पावरफुल, वो एक फ्रंट सीट पे आ जाते हैं जब उनकी दशा चलती है। और अंतर्दशा बहुत पावरफुल होती है, शनि की दशा लंबी चलती है। तो आपने जब आपको इस तरह के फल मिलेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार मेरा तो शनि योग कारक प्लैनेट है, भाग्य में बैठा हुआ है, फिर इस तरह के फल मुझे क्यों मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने शनि का एस्पेक्ट देखा नहीं है। शनि का एस्पेक्ट अगर तीसरे घर पे पड़ता है और तीसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं है जो उसका एनिमी है, तो शनि अच्छे फल देगा। तीसरे घर से रिलेटेड भाग्य में बैठा हुआ है, शनि की नजर अगर 11th हाउस पे तीसरी पड़ रही है 9th हाउस से, और वहां पर कोई प्लैनेट नहीं है या उसका कोई मित्र प्लैनेट है, तो उसको सपोर्ट करेगा। वहां बुध बैठा हुआ है, उसे सपोर्ट करेगा। शुक्र बैठा हुआ है, सपोर्ट करेगा। तो आपने ये देखना है कि शनि की जो जो दृष्टि है वो उसके एनिमी प्लैनेट्स पे तो नहीं पड़ रही है। अगर एनिमी प्लैनेट्स पे पड़ रही है तो वो तकलीफ दे होगी। और इसी तरह की प्रेडिक्शंस आपने वर्कआउट करनी है जब जब शनि की अंतर्दशा चलेगी। अब हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज राहु की अंतर्दशा चल रही है, महादशा किसी की भी चल रही है। अब राहु फ्रंट पे आ जाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, और सपोज लगन पे ही मंगल बैठा हुआ है। मंगल आपकी वाइफ के घर का लॉर्ड है, आपके लगन में आके बैठा हुआ है। टॉरस आपका लगन है। आप वाइफ से बहुत प्यार करोगे। आपकी वाइफ के घर का लॉर्ड जब आपके लगन में ही आके बैठ गया तो आप नेचुरली आपकी अटैचमेंट होगी। यू विल प्रोटेक्ट योर वाइफ, यू विल लव योर वाइफ। और फिर टॉरस असेंडेंट यानी शुक्र और मंगल न्यूट्रल प्लैनेट है, कोई एनिमी तो है नहीं, इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अब आप तो अपनी वाइफ से प्यार करते हो, लेकिन राहु जो 9वें घर में बैठा हुआ है उसकी दृष्टि आ गई लगन पे, और लगन पे दृष्टि आ गई तो मंगल बैठा हुआ है लगन पे। मंगल आपकी वाइफ का लॉर्ड है, तो राहु विल डैमेज दिस मार्स बैडली। अब राहु 9th हाउस में है, राहु की अंतर्दशा चली तो आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। और राहु की जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां अगर उसका कोई एनिमी प्लैनेट मिल गया, यानी चंद्र मिल गया, सूर्य मिल गया, मंगल मिल गया, तो डेफिनेटली यहां बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। 7वीं दृष्टि राहु की केतु पे पड़ती है और केतु की राहु पे पड़ती है। ये दृष्टि ज्यादा काम नहीं करती उस केस में जब कोई भी दूसरा प्लैनेट वहां ना पड़ा हो। अगर केतु के साथ चंद्र है या सूर्य है या मंगल है, तो राहु की 7वीं दृष्टि मंगल को डैमेज करती है। इधर से केतु ने पकड़ा हुआ होता है उस प्लैनेट को, एनिमी प्लैनेट को, इधर से राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो प्लैनेट ज्यादा डैमेज हो जाता है। सपोज चंद्र केतु के साथ पड़ा हुआ है, चंद्र तो वैसे ही पीड़ित है केतु से, और इधर से राहु की दृष्टि भी चंद्र पे पड़ रही है और ज्यादा पीड़ित हो गया। तो इस वजह से आपको मन में कुछ डिप्रेशन, कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इंस्टेबिलिटी आ सकती है, सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। परेशानियों में आपका मन बहुत वीक हो जाएगा, बहुत इनस्टेबल हो जाएगा, बहुत इनसिक्योर हो जाएगा, इमोशनल चीटिंग रहेगी, इमोशनल डिच कोई ना कोई आपको इमोशनली करेगा, और सीक्रेट रिलेशनशिप्स रहेंगी, आपका मन बहुत सीक्रेट हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से घर में ये युति बनी हुई है। अब आपकी हम ये बता रहे हैं कि अंतर्दशा अगर छठे घर के प्लैनेट की चल पड़े, या उस प्लैनेट की चल पड़े जो छठे घर में बैठा हुआ है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। चाहे छठे घर से कुछ अच्छी चीजें भी निकलती हैं, क्योंकि नौकरी का घर है, हम जो सर्विस देते हैं लोगों को उसका घर है, तो हम ग्रो तो करेंगे ही करेंगे उस घर से। लेकिन छठे घर में पड़े हुए जब भी प्लैनेट की अंतर्दशा चलेगी तो आपको 3-4 चीजों में एक चीज जरूर मिलेगी। डेथ मिल सकता है, डिसीज मिल सकती है, और आपके एनिमीज एक्टिवेट हो सकते हैं, या कोर्ट केस या लिटिगेशन या डिस्प्यूट चल सकते हैं। अब देखिए डेथ किस में चलेगा, किस प्लैनेट के उसमें चलेगा, डिसीज किस में चलेगी, डिस्प्यूट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपको अगर किसी भी प्लैनेट के बिहेवियर के बारे में मालूम है तो ये बहुत आसान है।
सपोज मंगल बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल सकते हैं। अब मंगल किस घर का लॉर्ड है ये आपने और देखना है। मंगल अगर 7वें घर का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है तो वाइफ के साथ लिटिगेशन या डिस्प्यूट चल सकते हैं। मंगल अगर दूसरे घर से बैठा हुआ तो फैमिली के साथ चल सकते हैं। मंगल अगर तीसरे घर से बैठा हुआ, चौथे घर से बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी मैटर्स में और फैमिली की वेल्थ में डिस्प्यूट चल सकते हैं। दूसरे घर में भी फैमिली की वेल्थ होती है, फैमिली की वेल्थ में डिस्प्यूट चल सकते हैं। और अगर मंगल यहां पर बैठा हुआ राहु के नक्षत्र में बैठा है तो प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। राहु बिकवा देगा, प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा कर देगा। प्रॉपर्टी आपकी किसी चक्कर में आ सकती है, प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की कोई इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है या प्रॉपर्टी में लिटिगेशन कोई चल सकता है। तो इस तरीके से आपने देखना है, एक तो प्लैनेट का अपना स्वभाव देखना है और एक देखना है कि वो प्लैनेट किस घर से उठ के बैठा हुआ है छठे घर में, और फिर वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड उसका एनिमी है या मित्र है। मंगल गुरु के ही नक्षत्र में बैठ गया और गुरु कहीं अच्छे दूसरे ही घर में बैठ गया तो उस जो लिटिगेशन या डिस्प्यूट होगा उसमें आपको गेन्स होंगे। यानी कि मंगल गुरु के नक्षत्र में, गुरु विल प्रोटेक्ट हिम, और डिस्प्यूट्स तो आपका होगा लाइफ में लेकिन उससे आपको गेन्स हो सकते हैं। इस तरीके से प्रेडिक्शंस आपने वर्कआउट करनी है। अगर मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो इस तरह की प्रोडिक्शन करनी है। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज छठे घर में गुरु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है और गुरु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड जो है आपके बिजनेस के घर में बैठा हुआ है, कैरियर के घर में बैठा हुआ है। तो यहां गुरु आपको डेट वगैरह बढ़ा देगा आप, क्योंकि बिजनेस से कनेक्शन हो गया इसका और डेट से कनेक्शन हो गया। गुरु एक्सपेंड कर देता है उस भाव को, आप में कोई बीमारी भी दे सकता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि गुरु किसको डिनोट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को, लीवर को, और छठा घर बीमारी का घर है। गुरु यहां बैठेगा तो आपका लीवर फैटी कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर देगा, कॉन्स्टिपेशन या लोअर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। कॉन्स्टिपेशन जरूर नहीं लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आप एब्डोमिनल में प्रॉब्लम हो। अब शनि से ज्यादातर हम कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। और इधर से गुरु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड 10वें घर में बैठ गया तो यानी कि आपके बिजनेस में लोन्स बढ़ा देगा, डेट बढ़ा देगा। इस तरीके से आपने देखना है। बुध अगर यहां बैठा हुआ है तो आपको चमड़ी की शिकायत है, क्योंकि बुध हमारी स्किन वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, तो चमड़ी की बीमारी दे देगा जब उसकी अंतर्दशा आएगी। और अगर एनिमी साइन में बैठा हुआ है तो वो फिर सर्टेन हो गई वो चीजें। और बुध किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस घर का मालिक है, उस घर से बुरे रिजल्ट्स देगा। तो छठे घर में जो भी प्लैनेट होगा, चंद्र बैठा हुआ है तो कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में डिस्प्यूट्स कर देगा, मदर की तबीयत खराब कर देगा। सूर्य बैठा है तो फादर की तबीयत में दिक्कत पैदा कर देगा। सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में बैठा है और राहु कहीं बहुत ही खतरनाक तरीके से बैठा है तो आपको हार्ट जैसी बीमारी में अटैक वगैरह भी दिलवा सकता है, क्योंकि बिटर एनिमी है राहु, और राहु एकदम अटैकिंग है, कोई भी बीमारी झटके से देता है। शनि धीरे धीरे देता है, शनि देता है। तो आपने जो प्लैनेट छठे घर में बैठा हुआ है उसका स्वभाव देखना है, किस घर का लॉर्ड है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ, उसका नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, क्या वो आपको कुछ बेनिफिट्स भी देगा या नहीं देगा, ये आपने देखना है। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल, हम गुरु की अगर प्लेसमेंट छठे घर में है और छठे घर में गुरु सपोज मंगल के नक्षत्र में बैठा है, उसका मित्र है और मंगल 11th हाउस में बैठा है या वेल्थ में बैठा है, तो यानी कि ये गुरु आपको लोन तो दिलवा सकता है लेकिन उन लोन से आप प्रॉफिट कमाओगे, फायदा कमाओगे, क्योंकि छठे घर का कनेक्शन कहां से हो रहा है? 11th हाउस से हो रहा है या 2nd हाउस से हो रहा है। तो यू विल अर्न मनी फ्रॉम द अंतर्दशा ऑफ जुपिटर, लेकिन आप पे लोन बढ़ सकते हैं, लोन बढ़ेंगे लेकिन आप उसमें पैसा कमाओगे, लॉस नहीं होगा। अगर गुरु की अंतर्दशा चल पड़ी और गुरु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका लॉर्ड 12वें घर में चला गया तो यहां आप पे लोन भी बढ़ जाएंगे और आप पे नहीं कर सकोगे, कहीं ना कहीं लोन्स का लॉस हो जाएगा। तो ये
बड़ी क्लियर हैं। अगर आप एक एक स्टेप को पकड़ते चले गए और उसको अंडरस्टैंड करते चले गए तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू और आप एस्ट्रोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। अगर सपोज जुपिटर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका लॉर्ड 8वें घर में जाके बैठ गया है तो आपके जो डेट्स होंगे वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि इनको रिपे कैसे करें। आपकी जो बीमारी है, जो रेगुलर डिसीज है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी क्योंकि 8वें घर में चला गया उसका, 8वें घर का इंपैक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को वर्कआउट करना है। अब अंतरदशा में आपने ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इसी से रिलेटेड ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि जिस इंसान का आप चार्ट देख रहे हैं, ये बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, मैरिड है, अनमैरिड, ये चीजें पता लग जाती हैं आपको। उसके बाद आप धीरे धीरे इन चीजों पे आप धीरे धीरे इनको पकड़ते चले जाते हैं। तो दीज आर प्रिडिक्शंस, दिस इज ए रीडिंग ऑफ एनी चार्ट। तो अब हम सपोज दूसरे किसी घर की बात करते हैं, कोई ऑस्पिशियस घर की बात करते हैं। देखिए, एक तो जब भी कोई अंतरदशा चलती है उसमें वो अंतरदशा का जो स्वामी है वो बेनिफिक है या मैलेफिक है, ये आपने देखनी है। मैलेफिक कितना है? देखो, शनि से ज्यादा राहु है, राहु से ज्यादा केतु है, ये तो बहुत ही ज्यादा डेडली मैलेफिक एनर्जीज है। जब भी हमारी दशाएं एक मैलेफिक के अंदर दूसरी मैलेफिक दशा चल जाती है तो आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई आपका नुकसान होने जा रहा है। ये 90% केसेस में ये ट्रू है, 10% केसेस में एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे मैलेफिक प्लैनेट्स इतने अच्छे बैठे होते हैं कि वही हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। अगर सपोज शनि में केतु की अंतरदशा चल गई, शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा चल गई, तो आपने ये समझ लेना है कि ये आपको नुकसान देगी। अगर राहु में केतु चल गया, केतु में राहु चल गया, शनि में राहु चल गया, ये अंतरदशाएं इंफीरियर है। और अगर शनि में सूर्य चल गया, सूर्य में शनि चल गया, दिस इज इंफीरियर। मंगल में राहु, राहु में मंगल, ये इंफीरियर है। जब भी बिटर एनिमी की अंतरदशाएं चलेंगी, महादशा और अंतरदशा, तो आपको गलत रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। उसमें आपने बड़ा कॉशियस होकर काम करना है, आपको ये फंसा सकती हैं ये दशाएं। और जब दोनों ही मैलेफिक दशाएं चलेंगी तब भी आपको खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब मित्र प्लैनेट की चलेंगी, सपोज जुपिटर में मंगल आ गया, सूर्य में चंद्र आ गया, चंद्र में मंगल आ गया, चंद्र में सूर्य आ गया, तो ये बहुत ऑस्पिशियस तब रहेगी जब ये प्लैनेट्स अच्छे नक्षत्रों में पड़े हुए हैं, अच्छे घरों में पड़े हुए हैं। अगर यही प्लैनेट्स ही फंसे हुए हैं तो फिर इनकी दशाएं भी बुरे फल देंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी चार्ट का अच्छा होना या बुरा होना यानी कि सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं है, किस नक्षत्र में प्लैनेट बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस है जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर 7वें घर से आपने मैरिज को देखना है और मैरिज के घर की में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल पड़ी है, तो मैरिज के घर में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो कौन से घर से आया हुआ है? क्या वो किसी ऑस्पिशियस घर से आया हुआ है या मैलेफिक हाउस से है? क्या छठे से आया हुआ है या चौथे से, 5वें से आया हुआ है या 9 से? अगर चौथे, 5वें, 9वें लगन से आया हुआ है तो वो उसमें बचाव है। फिर आपने ये देखना है कि ये जो प्लैनेट है जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड छठे, 8वें में तो नहीं है। अगर छठे, 8वें में है तो इसमें 30-40% डेफिशिएंसी आ गई। अब देखो, 2 एनर्जीज आ गई। नक्षत्र का लॉर्ड उसे इन्फ्लुएंस करेगा खराब रिजल्ट्स देने के लिए, आया हुआ है वो अच्छे घर से, तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे मैरिज में। मैरिज बची भी रहेगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में दिए रखेगी। अगर उसकी दशा चल पड़ी है तो मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर छठे घर का स्वामी 7वें में बैठा हुआ है और ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड ही छठे में आके बैठ गया या 8वें में आके बैठ गया या 12वें में आके बैठ गया, तो ये 70% खराब रिजल्ट्स देगी। और इस पे अगर कोई और मैलेफिक एस्पेक्ट आ गया या कोई कंजंक्शन आ गई तो ये फिर खराबी हो जाएगी मैरिज। तो जब जब इनकी दशाएं चलेंगी आपने मैरिज के बारे में इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है।
प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज मिलती है चौथे घर से, पांचवें घर से, नौवें घर से और लगन से। ये ऑस्पिशियस हाउसेस है। अगर मैरिज के घर में बैठा हुआ प्लैनेट छठे घर से भी बैठा हुआ है उठ के, और किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड नाइन्थ में जाके बैठ गया, तो ये 70% या 65% आपके मैरिज को प्रोटेक्ट कर देगा। कुछ न कुछ भाग्यशाली रहेगी ये मैरिज, डिस्पाइट इट इज क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स इन योर लाइफ ऑफ 6th हाउस या डिफिकल्टीज, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य से भी उसका कनेक्शन है, आपके भाग्य में कुछ ना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है। तो जब भी उसकी दशा चलेगी तो आपने इन दोनों रिजल्ट्स पे आना है। अब सपोज कोई प्लैनेट 8वें घर में पड़ा हुआ है और उसकी दशा चल पड़ी है, तो उस प्लैनेट की स्थिति आपने देखनी है, उस प्लैनेट का कनेक्शन देखना है कहां बन रहा है, वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां पड़ रहा है। 8वें घर से लोग बहुत बड़े बड़े काम करके मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, बिलियनर बन जाते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 8th हाउस, दिस इज वेरी पावरफुल हाउस इन गिविंग द वेल्थ। लेकिन 8वां घर ऐसा भी है जो बर्बाद भी कर देता है इंसान को, बिल्कुल। तो आपने ये डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि इसका कनेक्शन कहां से बन रहा है, इसमें प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है। राहु केतु जैसे प्लैनेट 8वें घर में अच्छे फल नॉर्मली नहीं देते। अगर राहु भी किसी ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में पड़ा हुआ है जिसका लॉर्ड दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो राहु 8वें घर से आपको फायदे देगा, या चौथे घर से बन गया तो फायदे देगा, या 10th से बन गया तो प्रोफेशन देगा, या 11th से बन गया तो गेंस देगा। तो इस तरीके से आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है और उस राहु की अंतरदशा में वही फल मिलेंगे आपको। लेकिन राहु, केतु और शनि ये जीव कारक प्लैनेट्स नहीं है। रिश्तों के मामले में ये फ्लॉप है, रिश्तों को ये कभी भी नहीं हैंडल करते ना संभालते हैं। इसलिए राहु की दृष्टि या राहु की कंजंक्शन अगर किसी सॉफ्ट प्लैनेट के साथ आ गई तो उसको खराब करेगा। इवन चाहे शुक्र के साथ आ जाए उसको भी खराब कर देगा। सिर्फ बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें राहु की कंजंक्शन अच्छा काम करती है। अदरवाइज ये शुक्र के साथ चंद्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, इनके साथ खराब ही रिजल्ट्स देता है। ऐसे ही केतु बड़ा मैलेफिक प्लैनेट है। केतु की अगर महादशा लाइफ में आ जाए और यूथ में आ जाए तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। इट इज 90% करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, 10% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कईयों की केतु की दशा 10-15% लोगों की बहुत अच्छी भी जाती है, लेकिन हमने जितने भी हजारों चार्ट्स देखे उसमें 90% केसेस में अगर आपकी केतु की दशा 35 साल से पहले लाइफ में आ जाती है तो बहुत चीजों को बर्बाद कर जाती है। तो यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन रेमेडीज ऑफ केतु टू इंप्रूव दिस पीरियड। ऐसे ही जब जब अंतरदशा केतु की आएगी तो भी आपको कुछ न कुछ डेफिशिएंसीज रहेंगी, बीमारियां रहेंगी, रिश्ते टूटेंगे, नौकरियों में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में लॉसेस होंगे, कुछ भी होगा। ये सब आप देखेंगे उसकी प्लेसमेंट से कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। जिस जिस घर में प्लेसमेंट है, जहां जहां उसकी दृष्टि है, उस घर में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी जब भी केतु की अंतरदशा चलेगी और केतु आपका खराब बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने प्लैनेट्स को बड़ा केयरफुली देख के उनकी अंतरदशाओं से प्रेडिक्शंस निकालनी है। धीरे धीरे आपको इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको टाइम नहीं लगेगा ये देखने में कि ये मेरी दशा कैसी रहेगी, इसमें किस किस तरह के फल इंडिकेटेड है। तो दोस्तों इतना ही आज। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है और यू हैव अंडरस्टूड द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ दिस डिस्कशन। And if you are liking our videos, please try to subscribe our channel. That is a request. And we'll see you soon. Have a good time. Take care of yourself and your parents and enjoy the time. Thank you very much.